फ्रेंड्स, द स्पीड ग्रुप कंसारा में आपका स्वागत है। आज एंसेंट हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, तो आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए या कोई काम कर रहे हैं तो अपना मोबाइल का वॉल्यूम तेज कर सुन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट्स। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाथ से अश्विनी का नाम मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस में किया गया है? तो हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। पुरातत्व का पितामह किसे कहा गया है? तो कनिंघम को बोला गया है। अब बोगाज कोई अभिलेख में क्या है, किसके नाम मिलते हैं? तो देवता मित्र देवता, वरुण देवता, इंद्र और नाथ के नाम मिलते हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौर अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग होती खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख यानी शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे मिलता है? तो एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। 7 वाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। 7 वाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणी पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। कश्मीरी नव पूरा पसंद करता बुर्ज होम में क्या है? कुत्ता के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य भी मिलता है। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों के कौन सा सिक्का कहा जाता? तो आहत सिक्के कहा जाता था। इसे साहित्य में काकर्षण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो यवन के शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। एक मिनट में हम लोग पीछे जितना भी पढ़ें उसका रिवीजन करते हैं। पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा गया है। बोगाज कोई अभिलेख से मित्र, वरुण, इंद्र और नाथ के नाम मिलते हैं। भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम किस अभिलेख में किया गया है? तो हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। 7 वाहक राजाओं का पूरा इतिहास के लेखक के आधार है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किससे मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से क्या मिलता है? तो रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी किससे मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से। और बुर्ज होम से क्या मिलता है? तो मानव को कुत्ता के साथ दफनाया गया साक्ष्य मिलता है। और प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना गया? तो आहत सिक्के। सर्वप्रथम सिक्के पर लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो यवनों के द्वारा किया गया है। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए सिक्के पर आमंत्रित किया गया। इससे पता चलता है कि वो क्या थे? संगीत प्रेमी थे। चलिए आगे देखते हैं। अरिक मेडिव यानी पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम भारत के संबंध बर्मा यानी सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप से स्थापित थी। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम लोग टिक आउट करेंगे। महत्वपूर्ण अभिलेख और किनके शासक में था? हाथी गुफा अभिलेख तो कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग राज खारवेल के समय था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख कौन सा है? तो रुद्रदामन। नासिक अभिलेख हो जाएगा गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर
मालवा नरेश यशो बर्मन के द्वारा, और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी एवं जूनागढ़ किसके शासक में था? तो स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख तो बंगाल शासक विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख कौन सा है? तो बंगाल शासक देवपन के द्वारा किया गया है। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। हाथी गुफा अभिलेख कलिंगनार खारवेल जूनागढ़, रुद्रदामन नासिक, गौतम बल श्री प्रयाग, समुद्रगढ़ एहोल पुलकेशिन सिंधुतीय मंदसौर, मालवा नरेश यशो बर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख समुद्रगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों के अध्ययन को इपोग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इपोग्राफी कहते हैं। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली कैसे थी? तो नगर शैली, और दक्षिण भारत में क्या था? द्रविड़ शैली। और दोनों के प्रभाव को क्या बोलते हैं? तो बेसर शैली का प्रयोग करते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो, उसे पंचायतन कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप क्या हो जाएगा? तो कंदरिया हो जाएगा। और कुछ मंदिर हैं, उनके जगह और स्थान के बारे में बताया गया है, तो देखते हैं। खजुराहो का मंदिर किसका है? तो महादेव को समर्पित है। और ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ यूपी में है, गोंगवाड़ा महाराष्ट्र में। अब सेकंड टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उल्लेख है। एक तरफ है संस्कृति का, दूसरा तरफ है बर्तन। काला तथा लाल मालवा संस्कृति का है। धूसर बुरझोम, लाल जोखे, चमकीली धूसर नवपाषाण काल, अभूरा पूर्वी नवपाषाण। नेक्स्ट है आदि ऐतिहासिक काल। क्या है? आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध साक्ष्य पढ़े नहीं जा सकें। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? उस काल को कहते हैं जिसके लेखन कला प्रचलन को अभी तक क्या किया गया? पढ़ा नहीं जा सका है। ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती में आज से लगभग 30 या 40 हजार पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण यानी कि पाषाण काल से पहले उसका क्या था? शिकार था। शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव का मनोरंजन के भी साधन थे। पूरा पाषाण में मनुष्य के क्या भोजन थे? तो शिकार थे। आग का आविष्कारक पूरा आविष्कारक नव पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कारक किस में हुआ? पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कारक किस में हुआ? नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति एवं नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को कुत्ता का पालतू जानवर बनाया? तो कुत्ता को बनाया। मनुष्य में अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति का किस काल से हुआ? तो नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में मनुष्य क्या करते थे? तो शिकार करते थे। और क्या आविष्कार हुआ? तो आग का खोज ही भी हुआ। आदि ऐतिहासिक काल किसको? जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सके, इतिहास के जिसका लिखित साक्ष्य हो, प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति अति लंबा था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक अन्य उद्गम स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल क्या थी? तो जौ थी। लेकिन मानव द्वारा फिर गेहूं और फिर चावल का उपयोग किए जाने लगा। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कुलडीवा का संबंध किससे है? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य किससे मिलता है? तो कुलडीवा से मिलता है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज की गई। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरातत्व कलाकृति की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फीरिट पत्थर के बने हुए थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने होते थे? तो पत्थर से बने होते थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण काल औजार की खोज की। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की।
भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो को सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव बाघ कपी है। असम का श्वेत गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव बाघ कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से जोरवे संस्कृति से किसका था? इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से किस चीज़ का जानकारी मिलता है? तो जीवाश्म का। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं का शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कौन सा मिलता है? तो नर्मदा घाटी से मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन अपना सेकंड चैप्टर थोड़ा स्मॉल है, इसलिए हम लोग थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेडियो कार्बन यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सभ्य मान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व को मानी जाती है। इसका विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। और इसकी सामान्य 1700 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व को माना जाता था। C14 कार्बन के कितने समस्थानिक है? तो C12 और C14। C12 और क्या है? C14 है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम सहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा? तो दयाराम सहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब किया गया? 1921 ईस्वी में किया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आपकी नगरीय सभ्यता थी। तो पेन ले लेते हैं। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? तो कांस्य युग में रखा गया है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कैसे थे? द्रविड़ीय एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में तत्कालीन महानिर्देशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषणा की है। सर जॉन मार्शल वे क्या थे? पहले अध्यक्ष थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। और कनिंघम को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है आपकी? तो नगरीय सभ्यता है। और इसकी आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार आकृति है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान और पूर्वी स्थल हिंडन नदी के आलमगीरपुर एवं उत्तरी चिनाव नदी के निकट मांदा और दक्षिणी दाइमाबाद को महाराष्ट्र को करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखा जाए तो उत्तर में मांदा, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी और दक्षिण में हो जाएगा दाइमाबाद और पश्चिम में क्या हो जाएगा? सुतकांगेडोर। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पश्चिम में क्या हो गया? सुतकांगेडोर हो गया। आलमगीरपुर सबसे पूर्व में हो गया। मांदा क्या हो गया? उत्तर में होगा। और दाइमाबाद कहाँ हो गया? तो दक्षिण में स्थित है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो आपकी ये नगरीय सभ्यता है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारी, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन को। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पास हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजा गया? तो गुजरात से खो गया। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है गुजरात का, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? तो राखी घग्गर नदी, जो हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है, जिसका खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने किया था। सिंधु घाटी में सबसे बड़ा क्या होगा? मोहनजोदाड़ो। भारत में सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। उसका खोज क्या किया गया? 1969 ईस्वी में सूरज भान ने किया था। लोथल एवं सुतकोददा सिंधु घाटी की सभ्यता बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोदड़ा कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है। और लोथल कहाँ? तो गुजरात में है। इससे क्या प्राप्त होता है? तो बंदरगाह की जानकारी मिलती है। जूते हुए खेतों और नक्शा सिरदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से हुआ। जूते हुए खेत
और नक्शाधारी ईंटों का प्रयोग कहाँ से हुआ है? तो कालीबंगा से किया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त होता है? तो स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 18.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन में स्थित है। अग्निकुंड कहाँ स्थित है? तो लोथल एवं कालीबंगन में प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिलती है। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक किस चीज़ की मूर्ति है? कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहरों में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चूहदड़ो से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? तो भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? तो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह लिपि कैसी लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। अब प्रमुख सदैव क्षेत्र है उनके बारे में बताया गया है। तो ये अंतिम में देखेंगे, पहले इस साइड कंप्लीट करते हैं। जूम। तो लेट्स स्टार्ट। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता है। लेखन प्रणाली की उचित व्यवस्था कब सबसे पहले किस में होती है? सुमेरियन सभ्यता में होती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड प्रणाली अपनाई थी। किस प्रणाली को बनाई थी? तो ग्रिड प्रणाली को बनाई थी। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। सड़क एवं दरवाजे की खिड़कियां रोड की ओर न खुलकर क्या पिछवाड़े में खुलती थी, लेकिन लोथल में क्या था? सड़क की ओर खुलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल क्या थे? तो आपके गेहूँ और जौ क्या थे? मुख्य फसल थी। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधव वासी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हुए हल बनमाली से प्राप्त होता है। मिट्टी से हल किससे प्राप्त होता है? तो बनमाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिलते हैं। रंगपुर एवं लोथल से क्या मिलते हैं? चावल के दाने मिलते हैं, जिससे धान की होने के प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं। चावल का प्रथम साक्ष्य किससे प्राप्त होते हैं? तो लोथल से प्राप्त होते हैं। सुरकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थित पंजर मिलते हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात थी। तौल की अनुपात संभवतः किस अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग 2 पहिए वाली एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। अब व्यापारिक ये हम लोग छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित में लूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। में लूहा शब्द का प्रयोग किया गया है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। संभवतः हड़प्पा शासन किसके वर्ग में था? तो वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य को जुड़वा राजधानी कहा है। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरक की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरक की देवी मानकर उसके क्या पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या मिलता है? तो वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। वास्तविक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। वास्तविक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य प्रशांत का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुब्बड़ वाला सांड क्या था? विशेष पूजनीय था। स्त्री
मरीन मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, मातृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो मातृसत्तात्मक थी। और मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक पूजा होती थी। वृक्षाभिषेक पूजन है, उर्वरा की देवी भी था, और पिगट से अच्छे से होता है, झोला शब्द का प्रयोग किया गया है। अब डिटेल्स में देखेंगे इसका एक झलक में पूरा का निचोड़। तो मैप ले लेते हैं, पेन। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा भी कहाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था, दयाराम सैनी द्वारा 1921 ईस्वी में, माधव स्वरूप वत्स द्वारा और बीकर के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, जो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा, मैकर और वियर द्वारा किया गया। चूहदड़ो कहाँ, सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर, कालीबंगन किस जिले में है, तो राजस्थान में है। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, तो आपको राजस्थान में स्थित है। कोट दीजिए सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर कहाँ है, रंगपुर गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है बेटा, तो रंगपुर गुजरात में है। रंगपुर कहाँ में है, तो रंगपुर कहाँ है, गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर गुजरात में स्थित है। तो रंगपुर आपका गुजरात में स्थित है। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी। लोथल कहाँ, गुजरात में है। आलमगीरपुर हिंडर नदी, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर ही है। कौन सी नदी, हिंडर नदी, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुतकांडेडोर ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। सुतकांडेडोर दाशक नदी पाकिस्तान के मक्शान के क्षेत्र में है। और बनमाली रघुई हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा सहज बनमाली से ही मिलते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और सोलका गिरोह किस में थे, तो जॉर्ज जिले में स्थित है। तो इस प्रकार आप अपना लूसेंट का 2 पेज कंप्लीट हो गया। तो 2 दिन में हम लोग ने कितने पेज किए, 5 पेज। 2 दिन में 5 पेज कर लिए हैं। और इसी प्रकार 2 दिन में हम लोग बायोलॉजी का भी 5 पेज, उधर से 2 चैप्टर हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार अगर हम लोग सुबह शाम 30 मिनट का करते हैं तो 1 महीना में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक इतिहास और एक साइंस। और अगला महीना में हम लोग 2-3 सब्जेक्ट लेंगे और पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आपको बिहार पुलिस, बीपीएससी, दारोगा एवं अन्य कोई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये आपको अच्छा सिद्ध करेगा। तो थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और प्रयास जारी रखिए।